नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उनके उत्तर को विस्तार से समझने वाले हैं। पिछले कई भागों में हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित मिश्रित प्रश्नों को देखा और समझा। जो लोग भी अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो इन्हें जरूर देख लें ताकि उनसे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। द्रविड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर गैस, नेचुरल गैस, एलपीजी, कोल गैस। अभी देखते हैं प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है। सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो नहीं होगा उत्तर। प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मुख्य तौर पर मीथेन होता है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन भी होते हैं। एलपीजी में क्या होता है? मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं इसमें, और साथ में प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटेन भी होता है। तो सही उत्तर तो ये एलपीजी हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के लिए यूज होता है। और कोल गैस में क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन मुख्य तौर पर होते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन होते हैं। तो इन गैसें से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सारे कंपोजिशन को भी एक बार याद कर लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अक्सर एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, एलपीजी। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्राकृतिक गैस की बात हो रही है। तो इसमें जब भी प्राकृतिक गैस से संबंधित बात हो और उसमें मीथेन ऑप्शन हो, तो आंख बंद करके आप मीथेन लगा सकते हैं। सही उत्तर होगा इसमें मीथेन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, इसको एलएनजी बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अच्छा, इंग्लिश भी याद रखना इस टाइप के शब्दों का, बहुत हेल्पफुल होता है कई बार। तो द्रवीकृत प्राकृतिक गैस को एलएनजी बोलते हैं। तो ये एलएनजी तो नहीं यूज करते हैं। कौन सा गैस यूज करते हैं? यदि आपको याद आ रहा हो तो एलपीजी होता है। तो देखते हैं एलपीजी वाला कौन सा है। इंग्लिश वाला भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक बार। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये तो सीएनजी हो गया। और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसका होता है इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। तो यही होता है एलपीजी। इसी को कुकिंग गैस के तौर पे यूज किया जाता है। तो सही उत्तर तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं इसमें, कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस, सीपीजी, ये नहीं होता। तो सही उत्तर होगा सी। अच्छा, ये इसका एलएनजी का कहाँ यूज करते हैं? सीएनजी का इसको यूज करते हैं मोटर वाहन ईंधन में और बिजली के उत्पादन में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये मुख्य तौर पे किससे बनी होती है? मीथेन, प्रोपेन, इथेन या ब्यूटेन से? क्या होगा उत्तर? मीथेन होगा। इसमें भी पहले भी मैंने एक बार बताया था कि प्राकृतिक वर्ड जैसे ही आएगा तो ये एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि ये मीथेन से संबंधित हो सकता है। तो मीथेन यदि ऑप्शन में है तो ये चांसेस है कि वही होगा। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोल रहा है, तो इसमें मीथेन सही उत्तर होगा। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? इसकी क्वालिटी कैसे पता करते हैं? आयोडीन वैल्यू, सीटेन नंबर, ऑक्टेन संख्या, द्रव्यमान घनत्व से। गैसोलीन का क्वालिटी का कैसे पता करते हैं? पहले तो बाकी का देखते हैं क्या क्या है। ये आयोडीन वैल्यू से क्या होता है? ये एक्चुअली फैट, तेल, मोम, इसका जो असंतृप्ति की डिग्री यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, कितना अनसेचुरेटेड है अभी वो, उसको पता करने के लिए आयोडीन वैल्यू से पता करते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि आयोडीन वैल्यू कहाँ यूज होता है। तो फैट हो गया, तेल हो गया, मोम हो गया, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के लिए। और सीटेन नंबर से क्या पता करते हैं? डीजल ईंधन की दहन गति और प्रज्वलन गुणवत्ता संकेतक। और ये गैसोलीन का नमूने का गुणवत्ता, इसमें तो सही उत्तर होगा ऑक्टेन संख्या से। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑक्टेन संख्या हो गया। ऑक्टेन संख्या में होता क्या है? विस्फोट के बिना बिना नॉकिंग जिसको बोलते हैं, आंतरिक दहन इंजन में, इंटरनल कंबस्टन इंजन जो होता है, संपीड़न का सामना करने की ईंधन की क्षमता का एक मानक माप है। तो इससे आपका गैसोलीन का क्वालिटी का पता चलता है ऑक्टेन संख्या से। इसको आप डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए। वैसे इसको डिटेल से जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको। बस इसका सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि गैसोलीन का क्वालिटी पता चलता है ऑक्टेन संख्या से। और आयोडीन वैल्यू यूज होता है वसा, तेल, इस सब का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। और सीटेन नंबर से डीजल ईंधन इस सब का दहन गति
या प्रज्वलन के लिए गुणवत्ता संकेतक है C10 नंबर। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, बहुलकीकरण। किण्वन में क्या होता है? यह एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे शराब, बियर, जैव ईंधन, बायोफ्यूल जिसको बोलते हैं, इसका बनना। दही भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। अचार में भी फर्मेंटेशन यानी किण्वन होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं में किण्वन प्रोसेस होता है। और अपचयन में क्या होता है? किसी पदार्थ का उसके अलग अलग भागों या तत्वों में टूटने की प्रक्रिया, इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट या तेल में इसको अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। और बहुलकीकरण प्रोसेस का यूज होता है कहाँ? एथिलीन से पॉलीथीन बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुलकीकरण है। तो इसमें बायोगैस संबंधित बात हो रही है, तो ये क्या है? बायोफ्यूल है। इसमें देखिए जैव ईंधन, बायोगैस संयंत्र भी तो एक जैव फ्यूल ही है। तो सही उत्तर जिसमें होगा किण्वन। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया यानी कि इसको कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। सही उत्तर क्या होगा इसमें? हाइड्रोजन बम है तो विस्फोट होता है, फटता है, तो ये तो देखिए किससे होगा संबंधित? अनियंत्रित होता है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता जब बम फटता है तो ये तो अनियंत्रित हो गया। लेकिन इसमें एक बार कंफ्यूजन हो सकता है कि विखंडन है कि संलयन है, तो इसमें एक्चुअली ये संलयन होता है। संलयन, इसको फ्यूजन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया और कहाँ कहाँ होता है? जो सनलाइट हम लोग को मिलता है तारों से, जो चमक तारों में होती है ये, और हाइड्रोजन बम तो अभी बात कर ही रहे हैं, इन सब में जो प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया, वो फ्यूजन रिएक्शन होती है। एक्चुअली नाभिकीय रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियर संलयन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ये अनकंट्रोल्ड वे में होती है। तो ये भी पूरा एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सन में भी यही होता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। इसके अलावा नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया किसमें होता है? परमाणु ऊर्जा बिजली संयंत्रों में विखंडन होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है। और विखंडन को बोलते हैं फ्यूजन, ये याद रखिएगा। और संलयन को बोलते हैं फ्यूजन। तो ये इंग्लिश वाला भी याद रखने से कई बार हेल्प हो जाता है एग्जाम में। तो बिल्कुल एक बार फिर से आपको बताता हूं, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया होता है सूर्य में, तारों में, हाइड्रोजन बम में। और नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया यूज करके आपको परमाणु ऊर्जा घरों में जो बिजली बनाते हैं उसमें कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन से होता है। और अनियंत्रित विखंडन भी होता है, विखंडन भी हो गया, अनियंत्रित भी हो गया, तो वो परमाणु बम हो गया। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिए, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में। ये हाइड्रोजन बम में क्या हो रहा है? अनियंत्रित तो है, और परमाणु बम में भी अनियंत्रित है, लेकिन परमाणु बम में विखंडन होता है, ये ध्यान रखिए डिफरेंस। और हाइड्रोजन बम में संलयन होता है। तो कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना, परमाणु बम मतलब विखंडन ही होगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। अब ये इसमें परमाणु संख्या क्या होता है एक बार ये जानते हैं। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का, उसमें प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान संख्या। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लीजिए कोई परमाणु है और इसके अंदर में यहाँ पे होता है नाभिक। तो बाहर तो ये ऑर्बिट होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें आपका नाभिक में जो होता है, यहाँ पे आपका होता है प्रोटॉन, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये सब इसमें होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इनकी संख्या जो होती है, प्रोटॉन की संख्या, ये न्यूट्रल यदि परमाणु की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है।
लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब भी इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे नाभिक का या परमाणु का, तो ये n+p हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस प्रोटॉन की संख्या का बराबर। तो यही है इसमें द्रव्यमान संख्या हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। और इसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो परमाणु संख्या जो होगा जिसको Z बोलते हैं वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, परमाणु संख्या में। अब समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पे, और ये किससे संबंधित हो रहा है? ये आपका ये पीरियोडिक टेबल जो होता है, आवर्त सारणी बोलते हैं, इसमें किसी एक स्थान को लेकर बोल रहे हैं कि कोई भी मान लीजिए कि हाइड्रोजन की बात करें तो इस पे सिर्फ हाइड्रोजन से संबंधित ही परमाणु आएंगे, समस्थानिक आएंगे। तो ये देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनमें कॉमन क्या है? ये वन, ये क्या है? इसका परमाणु संख्या है। तो समस्थानिक में क्या होता है? जिस जिसका परमाणु संख्या समान होगा वो समस्थानिक होंगे। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। तो आवर्त सारणी में पहला स्थान जो जाएगा इन तीनों को जाएगा, कोई और ये जगह नहीं ले सकता, इसीलिए इनको समस्थानिक बोलते हैं। और समस्थानिक में क्या हो गया? समान परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या जैसा कि अभी बताए थे क्या होता है, ये उसमें प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक जो होता है ये परमाणु हो गया और इसमें नाभिक हो गया, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु संख्या हो गया, ठीक है, जिसको जेड बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है यदि न्यूट्रल परमाणु की बात करें, उदासीन परमाणु की बात करें। तो इसमें जो है समस्थानिक किस चीज में अलग होंगे? प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगी, क्योंकि ये देखिए 1 1 1 ये तीनों प्रोटॉन की संख्या ही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों समान होती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। परमाणु संख्या में, परमाणु संख्या समान होने की वजह से ही तो ये समस्थानिक कहला रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह पे आएंगे, अदरवाइज ये अलग अलग जगह पे जाते। तो क्या बच गया? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है 1 2, इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और ये डिफरेंट हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन की ये न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तो इसलिए इनका द्रव्यमान संख्या अलग होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में दोनों जुड़े हुए हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑल्दो प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में समस्थानिकों में अलग अलग है, इसलिए द्रव्यमान संख्या अलग होगा। तो सही उत्तर द्रव्यमान संख्या होगा। एक बार इसको बार बार देखिएगा, समझिएगा कि क्या मैंने बताया है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या डाउट रहा है इसमें। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? अभी देखिए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग इसको समझे हैं। तो इसका द्रव्यमान में अंतर किस लिए आ रहा था? द्रव्यमान की संख्या किसके वजह से हो रहा था? ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, समस्थानिक। तो इसमें तो प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगी, तो अलग क्या होगा? किसकी वजह से बाकी द्रव्यमान संख्या चेंज होगा? न्यूट्रॉन की वजह से। तो देखिए उससे संबंधित कौन सा उत्तर है? उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग संख्या नहीं, प्रोटॉन की संख्या सेम होने की वजह से ही तो समस्थानिक कहला रहे हैं। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग संख्या, हाँ ये उत्तर होगा। बाकी देखते हैं, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग संख्या। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, बाहर नाभिक के बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं। और संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग संख्या। इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है द्रव्यमान संख्या में। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नेग्लिजिबल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की भार के तुलना में। तो इसमें जब भी द्रव्यमान और भार की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। और ये डिफरेंस समस्थानिक के भार में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन को। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। किसी तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका तुलना हमेशा हाइड्रोजन के साथ किया जाता है। ऑप्शन तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि भी दिए हुए हैं। तो इसको परमाणु भार की जब तुलना होगी हाइड्रोजन से इसकी से सीधे तुलना की जाती है। तो सही उत्तर हाइड्रोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर होता है, सिलिका मिट्टी भी होता है, जिप्सम, राख। तो इसमें एक से अधिक हो गया, ए और बी दोनों हो गया, तो सही उत्तर ई होगा। देखिए चूना, सिलिका, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फर इत्यादि सब होते हैं सीमेंट के घटक। तो सही उत्तर होगा में से एक से अधिक, यानी कि ई। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है।
क्वथनांक, गलनांक। क्वथनांक तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया जिसपे पानी उबलता है या कोई भी लिक्विड उबलता है। गलनांक जहां पे वो मेल्ट होता है, पिघलता है, यानी ठोस से लिक्विड में बदल जाता है। हिमांक जहां पे लिक्विड से वो ठोस में बदल जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, जैसे पानी से बर्फ बनना। त्रिक बिंदु, त्रि मतलब 3 आया है, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं हो गई यहाँ पे, तो इसी से संबंधित हो गया। सीधे त्रिक बिंदु मार दीजिए उत्तर, यही सही उत्तर होगा। इसको ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं। बाकी देखिए पानी का त्रिक बिंदु क्या होता है, 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या फॉरेनहाइट में पूछ दे कभी तो 32.018 डिग्री फॉरेनहाइट। ये पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है, इसमें ये जो है पानी तीनों अवस्थाएं में रह सकती है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, ये तो बहुत आसान उत्तर होगा इसका, सबको मालूम ही होगा। कैलामाइन, कैल्साइट, गैलेना, देख लेते हैं बाकी। ये देखिए बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। कैलामाइन जिंक का है, और कैल्साइट कैल्शियम का है, और गैलेना जो है लीड का है, PbS। तो सही उत्तर होगा बॉक्साइट। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? ऑप्शन है क्रोमाइट, मैलाकाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट। तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, हेमेटाइट होता है लौह धातु का अयस्क। बाकी बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का है, और मैलाकाइट जो है कॉपर का है, क्रोमाइट जो है क्रोमियम का। इसमें Fe भी रहता है, बट ये बेसिकली क्रोमियम के लिए यूज होता है, तो इसमें सही उत्तर होगा हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब ये मान लीजिए कि ये एक लाइन है, या एक्सिस या अक्ष भी बोल सकते हैं इसको, अक्ष मान लीजिए। तो इसमें हम ये आपको बताते हैं कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, नहीं यहाँ पे आप मान लीजिए 7 है। 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। अब इधर होगा तो आगे बढ़ेंगे तो इधर आपका आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस टाइप से आपका बढ़ते जा रहा है। ये मान लीजिए कि pH वैल्यू का अक्ष है। और इधर हो गया मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, इस टाइप से 3, 5, 6 हो गया। तो यहाँ पे जब होंगे तो ये उदासीन होता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल जो बोलते हैं, ये न्यूट्रल हो गया। और इधर जब बढ़ेंगे तो ये क्षारीय होते जाता है, क्षारीय। pH जब 7 से ऊपर जाएंगे तो ये क्षारीय होते जाएगा, ठीक है। और जब इधर की ओर बढ़ेंगे, 7 से कम की ओर जाएंगे, कम होगा तो ये अम्लीय होगा। ये याद रखिएगा, pH से संबंधित इस लाइन को याद रखिए कि 7 बीच में डाल के न्यूट्रल कर दीजिए, इधर वाला अम्ल कर दीजिए, इधर वाला क्षार कर दीजिए। कैसे याद रख सकते हैं कि इसको अक्ष बोल दीजिए, तो अक्ष अ आया है तो इधर अम्लीय हो गया, 6 से क्षारीय इधर हो गया। ये ऐसे इस टाइप को याद करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? तो 7 से अधिक यानी 8, 9, तो किसका होगा, इधर ये अक्ष हो गया, तो 6 से क्षारीय हो गया, तो इधर वाला क्षारीय होगा, तो सही उत्तर होगा क्षारीय आपका। ये लाइन वाला याद रखिएगा तो बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसको बोलिए अक्ष बोलिए, अ से अम्लीय, 6 से क्षारीय। सही उत्तर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नाभिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेंटिंग आदि में उपयुक्त होते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ए, क्योंकि नाभिक के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर होता है। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मैंने बताया था इसके बारे में। तो यही गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। ये भी ध्यान रखना होता है कि गलत, कई बार हम लोग माइंड में माना के चलते हैं कि सही कहीं पूछ रहा है तो सही वाला टिक कर देते हैं, जबकि दो एक से ज्यादा सही होता है उसमें। तो हम लोग को गलत वाला बताना है, तो ये वाला जो है गलत होगा, बाकी सब सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कैसा कितना होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। फिर से भी गलत की ही बात हो रही है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? बी। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। बाकी सब सारे ऑप्शंस जो है सही है। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन यानी इसी को डीडीटी बोलते हैं, एक डैश है गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जिसको बोलते हैं, और जैव रासायनिक पोल्यूटेंट। तो सही उत्तर होगा बी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, खुद से मतलब जो है डिग्रेड नहीं होता है। तो इस डीडीटी एक पोल्यूटेंट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप का है। और कुछ प्रदूषक होते हैं जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कि पोल्यूटेंट तो है लेकिन खुद से वो जो है डिग्रेड होते जाते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है फास्फोरस, ओजोन, मीथेन, एल्युमिनियम आयन। इसका सही उत्तर ओजोन है, इसको बस याद कर लेना है सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है? जैव निम्नकरणीय का मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। कांच की बोतल नहीं होगा, प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फॉयल, ये सब नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऊन। ऊन जो है बायोडिग्रेडेबल है, इसको जैव निम्नकरणीय को बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड मैं जानकर बता रहा हूँ कि कई बार इंग्लिश संबंधित ही पूछ देगा, आपको हिंदी में रहेगा क्वेश्चन लेकिन उसमें इंग्लिश वाला वर्ड घुसा के पूछ देगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसको याद करके रखिए। ये क्या होता है? इसमें जीवाणु, कवक या अन्य जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीय या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? प्रतिरोधी, पीड़ाहारी यानी दर्द निवारक, ज्वरनाशी यानी कि बुखार उतारने वाला, प्रतिजीवाणु मतलब एंटीबैक्टीरियल। यह प्रश्न जो है यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया था। सही उत्तर होगा प्रतिजीवाणु यानी एंटीबैक्टीरियल। सल्फा औषधि जो होता है, सल्फा ड्रग, इसको सल्फोनामाइड भी कहा जाता है। तो सल्फोनामाइड भी वर्ड याद कर रखिएगा, डायरेक्ट यहां से भी पूछ सकता है। इसके आविष्कारक थे गेरहार्ड डोमक। और ये सल्फा ड्रग जो है यानी सल्फोनामाइड, ये पहला रासायनिक पदार्थ था जो मनुष्यों में जीवाणु संक्रमण के इलाज और रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर यानी कमर्शियली यूज किया गया था। तो सही उत्तर होगा इसमें प्रतिजीवाणु यानी कि एंटीबैक्टीरियल। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, परमाणु ऊर्जा, गोबर, लकड़ी। ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी 2022 में यह भी पूछा गया था। तो कोयला तो बायोमास से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा संबंधित नहीं है, गोबर का प्रयोग किया ही जाता है, और लकड़ी का। तो इसमें स्रोत नहीं है पूछा है, तो नहीं में बी होगा सही उत्तर। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? दूध, चाय, पानी, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया था। तो इसमें सही उत्तर होगा कि सबके परीक्षण में ये फास्फेटेज परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य, एल्युमिनियम। इसको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न को पूछा गया था। नोबेल धातु में क्या होता है? ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनको खुले में यानी मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया जाए, उनके संपर्क में रहने के बावजूद इनका क्षरण यानी डिग्रेडेशन और ऑक्सीडाइजेशन यानी ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। इसके एग्जाम्पल हैं रजत, स्वर्ण, प्लैटिनम, रोडियम, पैलेडियम आदि। तो इसमें से देखिए रजत यानी सिल्वर, तो ये होगा सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। तो दोस्तों अंत में हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ प्रश्न आपके नॉलेज के परीक्षण के लिए लेकर आया हूं। देखते हैं कितने लोगों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही मालूम है। जिन लोगों को भी सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही मालूम है वो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है जल में अस्थायी कठोरता का कारण इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और कोशिका का पावर हाउस है, इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। जिन लोगों को भी सही उत्तर पहले से मालूम है वो जल्दी जल्दी अब कमेंट में लिखना शुरू कर दें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।